हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आ जाइए, आपका टाइम हो चुका है। कैसे हैं दोस्तों? मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे, बेस्ट होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छे से पढ़िए फ्रेंड्स। जितना आप मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आप बढ़िया ले आएंगे और आपके इस रिजल्ट से मेरे लिए भी बहुत प्रॉफिट होगा। खुशी होगी मुझे कि मैंने पढ़ाया, मेहनत की और आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे साथ 2.5 महीने 3 महीने जुड़े हुए हैं तो उसका एक अच्छा रिजल्ट लेकर आएँ। मुझे आपको गाइड करना है, हर एक चीज़ समय से पहले बतानी है, पॉइंट करना है चीज़ों पर जो हाईलाइट इंपॉर्टेंट है वो मैं करती आ रही हूँ। और क्वेश्चंस वगैरह भी करवाने हैं। पहले कोर्स कंप्लीट कर लेते फिर क्वेश्चंस करेंगे। और एग्ज़ाम का जो भी सीन रहेगा वो टाइम से पता चलता रहेगा, उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना। पहले आपको खुद को प्रिपेयर करना है कि आप एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर हो, चीज़ें समझ गए हो, पूरा तैयार है हर चीज़ के लिए। एकदम जब तैयार हो जाओ तब आप डेट के चक्कर में पढ़ो, वरना जैसे भी डेट जो भी रहेगा वो आपको अपडेट किया जाएगा, बताया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले आप तैयार तो कर लीजिए। तो चलिए फिर आज की शुरुआत करते हैं क्लास की। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर दोबारा से फिर एसएसटी की क्लास को लिया हुआ है, जहाँ पर जो अक्षांश रेखाएं हैं और जो रेखाएं होती हैं और भी जो चीज़ें थी, कुछ टॉपिक्स इसमें और थे जो मुझे आज शेयर करने हैं, जो हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कह सकते हैं कि आज ये चैप्टर ओवर होगा। इसमें इतनी ही संबंधित बातें हैं जो मुझे आपको अच्छे से बतानी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उस दिन की क्लास में नहीं हो पाई थी, वो मैंने आज यहाँ पर पीडीएफ में इंक्लूड किया हुआ है कि वो भी सारी चीज़ें आपको बता दूँ, क्योंकि प्रश्न बनता है। तो आप जुड़े हैं शानी क्लास के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, पोल के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, चीज़ें मिलेंगी। परेशान ना होइए, हर एक चीज़ बेस्ट से बेस्ट बताई जाएगी। बस आपको डेली शाम को 4 बजे 5 बजे आना है, क्लास को अटेंड करना है। जितना जल्दी आपका कोर्स, ये वाला कोर्स जो है वो खत्म होगा, मैं यूपी टेट की भी क्लास स्टार्ट करूंगी। तो आप यूपी टेट की एक, फिर आपकी जो है डीलेट की क्लास होगी। पहले कोर्स खत्म कर लेंगे तभी उसको स्टार्ट करेंगे, ताकि आपकी डीलेट की भी एक क्लास चलती रहेगी, एक यूपी टेट की, और एक जो है थर्ड सेमेस्टर वालों की। तो 3-4 क्लास में दिन भर में हो जाएगी। जैसे मैं आप लोगों को, उनका भी कुछ नहीं छूटेगा, आपका भी नहीं, और यूपी टेट भी सब साथ में पढ़ते रहेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ऐसी मेरी एक स्ट्रेटेजी है। बाय द वे जैसा भी होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी दिक्कत है, तो हम चेंज करेंगे, आगे पीछे करेंगे फिलहाल। लेकिन पहले कोर्स इंपॉर्टेंट है कि कोर्स जितना है वो टोटली पूरा खत्म हो जाए, तो सीरीज करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, उस तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी आप पढ़िए, खुद को प्रिपेयर करिए कि आप एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, तभी आप एग्जाम की डेट के चक्कर में परेशान होइए। बात करते हैं, टॉपिक हमारा बहुत अच्छा है, पूरा वीडियो इन तक देखिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको हर एक रिप्लाई टाइम पर मिलेगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर की ज्योग्राफी हम देख रहे हैं। सोशल साइंस 50 नंबर का पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों को नोट्स वगैरह लेनी, टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। अब आओ आगे। उस दिन मैंने आपको कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, क्या भूमध्य रेखा क्या थी, इनके बारे में एक छोटी छोटी अपडेट दी थी। अब आज एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप उसको ना भूलें। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने कर्क रेखा से आपको मिलवाया था, जिसको इंग्लिश में टॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसके मतलब बस समझने के लिए है, कर्क रेखा को हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा, इंग्लिश में कहते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। और इसका जो मान होता है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। यही आपको ध्यान रखना है, आप इसको मत भूलिएगा। ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो गोलार्ध जो होता है वो दो में बटा होता है, एक ये नॉर्थन वाला होता है, एक साउथर्न वाला होता है। कर्क रेखा नॉर्थन में होती है, मकर रेखा साउथर्न में होती है। और जो इसका मान होता है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। इसीलिए इनका जो मान है वो बहुमूल्य है। ये आपको बहुविकल्पी में आ सकता है, ये दे देगा ये टिक करने को आएगा, या तो ये दे देगा तो ये टिक करने को आएगा। रेखा कौन सी है ये पूछ सकता है। तो दोनों के लिए आप तालमेल उठाकर प्रिपेयर रहिए कि प्रश्न आपसे बन सकता है। तो पहला जो है वो यहाँ पर कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आगे बात करते हैं मकर रेखा के, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो है ये छिड़ी यहाँ पर दक्षिणी होगा। तो 23.5 डिग्री दक्षिण, दोनों का मान एक ही ऐसा है, बस ये अलग अलग जो जगह पर है, एक नॉर्थ में एक साउथ में है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं आर्कटिक वृत्त की। दो उत्तरी अक्षांश बन रहा था, एकदम ऊपर के ऊपर साइड पे बन रहा था, ठीक है। इसको ये 66.5 डिग्री होता है। ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में होता है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर में होता है। इसको अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं, ये आर्कटिक वृत्त है। ये आर्कटिक सर्किल है, अंटार्कटिक सर्किल है, ये भी 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में होता है। ये नॉर्थ में होता है, साउथ में होता है। ध्यान रखना, मान आप नहीं भूलना। इसमें मान सबसे ज़्यादा जो ये वैल्यूज़ दी हुई है, ये वैल्यूज़ ही इंपॉर्टेंट, ये आपको याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है उसका नाम है उत्तरी ध्रुव, जो नॉर्थ पोल की तरफ था वो 90 डिग्री था, उसका मान क्या था, यानी कि पोलो का मान क्या होता है 90 डिग्री। दक्षिण ध्रुव का मान भी क्या है 90 डिग्री। ये नॉर्थ पोल में, ये साउथ पोल में, तो सबसे ठंडा प्रदेश है। आगे चलते हैं, विषुवत रेखा कहिए, भूमध्य रेखा कहिए, इंग्लिश में इक्वेटर कहिए, इनका जो मान है वो 0 अक्षांश होता है। ये आपको नहीं भूलना है, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा कि 0 अक्षांश होता है, देशांतर रेखाएं नहीं होती, अक्षांश रेखाएं होती हैं ये। तो इससे आपको नाम किसी भी रेखा का नहीं भूलना और मान किसी रेखा का नहीं भूलना है, क्योंकि इनसे बहुविकल्पी ही प्रश्न आपको बनने वाला है। आगे चलिए, अब एक टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा अपडेट उस दिन इसके बारे में नहीं बताया था, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टॉपिक में बताना था, इसलिए उस दिन नहीं बताया। अब आज बता रही हूँ। आपसे प्रश्न बनता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, आप क्या समझते हैं, आप अपने शब्दों में बताइए। तो ऐसे एक दो प्रश्न आपको एकदम मिले जुले इनसे बन जाते हैं। आइए बनवाते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से। चलिए देखिए क्या लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 80 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। तो पहली बात तो अपने माइंड में एक थॉट लेकर ये चलना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। तो ये एक काल्पनिक रेखा होती है। काल्पनिक रेखा को इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी लाइन। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। अब आपको देखो, अब फिर से पढ़ो क्या है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर होता है, ठीक है, जिसको इंडियन ओशन कहते हैं। ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर, एकदम मिडल में, एकदम जो एकदम बीच का जो सेंटर होता है वहां पर 180 डिग्री देशांतर पर, एक देशांतर रेखा पर है, ये ध्यान रखना। अक्षांश और देशांतर दो रेखाएं होती हैं। तो ये देशांतर रेखा पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे ऐसे खींची। ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये ऐसे ऐसे जो खींची हुई है, उसी के ऊपर ये 180 डिग्री बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है। किसी देश का मानक, किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का जो मानक होता है उस समय के मध्य देशांतर पर हुए समय पर निर्भर करता है, कि उस समय देशांतर के मध्य में जो समय है उस पे वो डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये है दक्षिण पोल, दिख रहा है दक्षिण ध्रुव, ये देखो ये है उत्तर ध्रुव, और ये भूमध्य रेखा जिसको अक्षांश रेखा ऐसे मिलती है, अक्षांश रेखा ऐसे ऐसे चलती है, देशांतर रेखा ऐसे ऐसे चलती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नाम मान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं दोनों से बहुत प्रश्न बनता है हर बार की तरह। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ बात समझ में आ रही है। देखिए, अब आप जैसे सोच रहे हैं कि नंबर कैसे मिलेगा, तो फ्रेंड्स नंबर आपको आराम से मिल जाएगा, बहुत परेशानी नहीं उठानी है। छोटी छोटी बातों को आप सुन लो ध्यान से कि क्या आपको बताया जा रहा है। बाकी जिस तरीके का वहाँ प्रश्न बनेगा उस तरीके का आंसर देना, और एक छोटे छोटे इमेज को भी ऐसे बनाया जाना। तो उससे क्या होगा कि आंसर भी बहुत अच्छा लगेगा, और उसमें आप जब फिगर बना दोगे तो वही होगा ना कि सोने पे सुहागा हो गया। तो आप जो है चार चांद लगा दोगे, बेस्ट से बेस्ट कर दोगे, तो बात भी लिखी हुई समझ में आएगी और नीचे उसका उत्तर भी लिखा रहेगा। तो बेस्ट हो गया ना, आपका काम भी बढ़िया हो गया, नंबर भी पूरे मिल गए, और आपने जो बात बतानी चाहिए थी वो भी आपकी बहुत अच्छी हो गई। तो ये एक तरीका है कि आप बढ़िया से बढ़िया कैसे कॉपी लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप में वो कला है ना तो आप कॉपी भी बहुत अच्छी लिख ले जाओगे। तो राइटिंग जिसकी ना सही हो फ्रेंड्स, अभी भी टाइम है, डेली लिखो एक पेज राइटिंग ज़रूर, क्योंकि राइटिंग में प्रश्न मतलब बहुत नहीं लेकिन फर्क पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, समझ में आएगा आपको सारी बातें आसानी से। अच्छा, यहाँ पर एक फिगर और मैंने लिया हुआ, ये देखिए, ये देखिए, ये साउथ पोल, ये वही नॉर्थ पोल, इधर आपकी ये लैटिट्यूड की लाइन है, ये आपकी इक्वेटर है। अब आप देखो इसमें बॉक्स बना है, दिख रहा है कि नहीं, ऐसे बॉक्स बना है। ये जो ये वाली लाइन है ये इस पूरी दिख रही है, ये अक्षांश रेखाएं हैं। ये मैंने आपको बताया था, बताया कि नहीं, कितनी बताई, ये 23.5 डिग्री होती हैं। और ये आपको, ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये आपकी देशांतर रेखा है, ये देखो जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही है, ऐसे ही तो है, ये बॉल बनी हुई है, देखो ये कटा है खाना खाना, तो समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान रखना, भूलना नहीं। और जो प्राइम मेरिडियन की बात हो रही है, एकदम सेंटर ऑफ पॉइंट है, तो ये देखो, ये देशांतर रेखा पर जब इस पे जो समय क्रॉस होते हुए पड़ता है उसी के हिसाब से हर देश का जो मानक मान होता है वो मान लिया जाता है। इसीलिए देखो ये देशांतर वाली रेखा, क्योंकि देशांतर वाली रेखा उत्तर से दक्षिण की तरफ आती, खड़ी खड़ी रहती है। तो ये देखो, इसी पे जो समय पास होते हुए जो समय रहेगा वो एक दोनों के बीच में, तो अब आपको ये हर एक देश का मान बताएगा।
फिलहाल अभी जिनको नहीं समझ में आ रही ये बातें, देखो उस दिन ही बताया था, आज भी बता रही हूँ, तो ये ध्यान रखना कि जिन्हें नहीं समझ में आ रही है वो 2 4 5 लाइन इसके बारे में लिखेंगे और कुछ इस तरीके का फिगर बना देंगे। अब फिगर बनाना आसान है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साइंस और सोसाइटी में आपको नंबर फिगर के बेस पे मिल जाता है कि आप उसको बना लेते हो साफ सुथरा, तो उससे भी नंबर आपका गेन हो जाता है। ठीक है, चलो पास होने के लिए और तमाम चीज़ों के लिए बीच बीच में बातें बताती रहती हूँ, ध्यान से सुना करो। अब देखो मैं एक फीवर दिखा रही हूँ, ये एक मैप है, बहुत क्लियर दिख रहा होगा सभी को। इधर श्रीलंका है, ठीक है, ये कर्क रेखा, ये जो जा रही बैगनी बैगनी कलर की, देखो कर्क रेखा है। ये हमारा भारत, ये मानक समय जा रहा है, ये देखो ये यहाँ से ये शुरू हो रहा है, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पर मानक 10 मीटर का ये पूरा टाइम का वो दिख रहा है। तो आप ऐसे देख रहे हो कि हर एक चीज़ जो है यहाँ पर पूरे क्लियर तरीके से बांटी गई है। तो आपको एक चीज़ को फिलहाल बनाने को नहीं आएगा, लेकिन देख लो ताकि एक आइडिया रहे कि कहाँ से क्या पास हो रहा है, कहाँ से क्या क्या चीज़ें हो रही, क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। तो एक सेट ऑफ माइंड क्लियर मतलब रहेगा कि हाँ इससे संबंधित कुछ चीज़ें देखकर क्लियर की हुई है। चलो इतनी बातें मैंने अभी बताई, उतना उससे थोड़ा बस वही कितना घंटा आगे बोला था ना, जैसे प्रश्न बनता है कि अमेरिका और भारत के मानक समय में कितना गैपिंग है, तो 5.5 घंटा, यही ध्यान रखना, भूलना नहीं। 5.5 घंटे का अंतर है दोनों देशों में। ठीक है, चलो गोलार्ध किसको कहते हैं अब बात कर लेते हैं। 1 2 नंबर का ये भी प्रश्न बड़ा बन जाता है, अच्छा प्रश्न है कि गोलार्ध किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेमस्फीयर। क्या होता है ये, तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। जो गोलार्ध होता है इसको यहाँ कहा था कि जो भूमध्य रेखा अक्षांश रेखाएं जो बनी हुई थी अक्षांश रेखा पर, ये जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होती है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती। एक पृथ्वी इधर होती है, एक पृथ्वी इधर होती है। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि 2 में बांटती है। समझ पाए कि 2 में कैसे बांट रही है। इसके ऊपर के आधे भाग, जो ऊपर का भाग होता है ऐसे बट रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये ऊपर वाला जो भाग होता है ये उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और दोनों गोलार्धों का जो कुल मान होता है वो 180 अक्षांश रेखाएं होती है। भूलना नहीं कि दोनों गोलार्ध का कुल जो मान है वो 180 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती, इसीलिए मान पर आपको ऊपर जो दिखाया गया है कि दोनों के बीच में डिफरेंस होता है वो ये है। तो दोनों के दोनों गोलार्ध में, नॉर्थ वाला भी और साउथ वाला भी, जब दोनों को आप कुल अक्षांश रेखाओं को देखोगे ना तो टोटल वो 180 डिग्री के बराबर होती हैं। सिंपल बात। अब आगे आ जाओ, ये इतनी बात याद रखना, बाकी आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये करना कि अगर 1 नंबर वाले में आए तब मत बनाना फिगर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको 2 नंबर में आता है गोलार्ध किसे कहते हैं तो गोलार्ध के बारे में लिख दो, एक बढ़िया सा इमेज बना कैसे बांट दो, ये नॉर्थ है ये साउथ है, आराम से फुल नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं है। और पेज भी फिलअप होता जाएगा, साफ साफ आप बना देना फिगर पेंसिल से या पेन से। चलो आगे आ जाओ। अब एक और टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। ये भी है कि पृथ्वी के रोटेशन वगैरह और से थोड़ा प्रश्न बनते हैं। तो बात कर लेते हैं पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती है। तो मैं बताना चाहती हूँ 2 प्रकार की होती है, एक घूर्णन और एक परिक्रमण होती है। घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं और परिक्रमण को वार्षिक गति कहते हैं। अब पूरी बात आपके मन में क्लियर आ गई होगी कि पृथ्वी की गतियाँ जो है, पृथ्वी का जो मूवमेंट हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, जो चल रहे हलचल हो रही है वो क्या है। तो ये 2 प्रकार की होती है, ये बहुविकल्पी बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो पहला ये बता देती हूँ कि कितने प्रकार से लिख के आएगा कि पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो एक तरफ में 2, एक तरफ में 4, एक तरफ में ऐसे ऑप्शन, तो 2 पे टिक करना होगा। भूलना नहीं, बहुविकल्पी में बनता है, हर बार बना है इस तरह का प्रश्न, तो आप कहीं भूल ना जाओ, गलती ना कर बैठो, इसीलिए मैंने आपको ये बात पूरी मैंने क्लियर यहाँ पर बता दी। तो ये यहाँ पर पृथ्वी की गतियों से घूर्णन या दैनिक गति है, परिक्रमण या वार्षिक गति है। अब देखो, अब दैनिक गति से क्या मतलब है कि जो दिन प्रतिदिन का मूवमेंट हो रहा है, डे बाय डे मूवमेंट हो रहा है ना। और परिक्रमण का मतलब है कि जो हर 6 महीने पे साल भर में मूवमेंट हो रहा है, चेंज आ रहा है, वो चीज़ें हैं। अब चलो बताते हैं क्या, समझ जाओगे आप। आ जाओ, पॉइंट देखो, पहला पॉइंट है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में लट्टू के समान घूमती है। तो कभी कभी प्रश्न एक बहुविकल्पी ये बनता है कि पृथ्वी कौन सा डायरेक्शन से कहाँ कहाँ घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये बात ध्यान रखना। पृथ्वी और अपने अक्ष पर, अपनी एक्सिस पर, पृथ्वी अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूरब घूमते समय 23.5 घंटे मतलब 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। नहीं पता है तो आज मेरे साथ सुन लो कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे जो पूरब से पश्चिम से पूरब घूमती है, पश्चिम से पूरब जो घूम रही है
वो 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। 56 मिनट में 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर को पूरा करती है। तो पृथ्वी अपने एक्सिस पर अक्ष पर घूमने को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी जो अपने एक्सिस पे, जो उसकी अक्ष पृथ्वी की खुद की होती है, जब वो उस पर घूम रही है, उस पर चक्कर लगा रही है, राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड चक्कर लगा रही हो, बार 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 बार, जो ये वाली गति जो वो कर रही है, इसको घूर्णन गति कहते हैं। इसको घूर्णन गति, इसको दैनिक गति कहते हैं। उसकी जो एक्स अक्ष होती है, अक्ष को इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं, इसकी जो अक्ष होती है वो फिक्स्ड होती है और उसी पर बार 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 वो उसी पे जो है मतलब पूरा चक्कर 23 घंटे 56 मिनट में पूरा कर पाती है और वो घूमने को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही ये दिन और रात डेली हो रहा है कि दिन हो रहा है, रात हो रही है, ये क्यों हो रही है? कभी इसके पीछे का रीजन जानने का हुआ कि दिन और रात कैसे हो रही है, अलग अलग टाइम पर कैसे हो? तो सिर्फ एक ही रीजन है, वो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। क्लियर है? यहाँ तक सिंपल सा है। 2 बार देखो वीडियो, समझ में आएगी बातें पूरी कि यहाँ पर क्या बात कही जा रही है। जो दिन रात होने का सिनेरियो दिखता है कि सुबह हो गई रात हो गई, तो सिर्फ वो एक ही रीजन है, वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो आपको प्रश्न बनता है कि आपको प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा कि दिन रात होने का क्या कारण है। तो एक ऑप्शन दे देगा पृथ्वी की वजह से, एक रात दे देगा सूरज की वजह से, एक ऑप्शन दे देगा पृथ्वी के अक्ष पर घूमने की वजह से, पृथ्वी के घूर्णन कारण की वजह से। तो आपको टिक करना होगा कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण से दिन और रात, डे और नाइट होता है। सिंपल, इजी है, ध्यान से सुनेंगे तो आएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है? पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूर्णन के साथ साथ एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चक्कर की ओर चारों ओर परिक्रमा करती है। हाँ बिल्कुल करती है। वो अपने एक्सिस पे तो घूमती ही घूमती है, साथ साथ सूर्य का भी वो चक्कर की ओर परिक्रमा करती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण अथवा पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। जब वो खुद की एक्सिस पर, खुद की धुरी पर चक्कर लगा रही है पृथ्वी, तब वो घूर्णन कहलाती है। लेकिन जब वो सूर्य का चक्कर लगाई तो परिक्रमण या वार्षिक गति कहलाती है। पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ही दिन रात का छोटा बड़ा होना और ऋतुओं पर, जो ये ऋतु का ठंडी आई, गर्मी आई, शीत आई और पतझड़ आई, तो ये जो रीजन है वो पृथ्वी का सूर्य का जो चक्कर लग रहा है उसकी वजह से है। और ये कभी ठंडी में क्या होता है कि रातें बड़ी होती, दिन छोटा, गर्मी में दिन बड़ा होता है, रातें छोटी होती हैं। तो ये दिन बड़ा जो हो रहा है, दिन और रात छोटी बड़ी जो हो रही है साल भर के बीच में, और जो ये बरसात आ रही है, ठंडी आ रही है, गर्मी आ रही है, पतझड़ आ रहा है, ये ऋतुओं में जो क्लाइमेट में चेंज हो रहा है वो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। आपका प्रश्न बनेगा कि दिन रात होने का क्या कारण? तब आप कहेंगे पृथ्वी का घूर्णन कारण। समझ पा रहे हैं? ये अगर प्रश्न से बनता है कि दिन और रात होने का क्या कारण है, तब आप उसमें जब मुझे बताएंगे कि मैम पृथ्वी घूर्णन, जो रात होने का वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। फिर मैं पूछूंगी कि जो ये मौसम चेंज हो रहा है, पतझड़ आ रही, ठंडी आ रही, गर्मी आ रही, ये किस कारण से आ रही? तब आप कहेंगे कि पृथ्वी के परिक्रमण के द्वारा आ रही है। परिक्रमण क्या होता है फिर मैं पूछूंगी, तब आप मुझे कहेंगे मैम जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, चक्कर लगा रही है 23 घंटे 56 मिनट में, वैसे यही पृथ्वी सूर्य का भी तो चक्कर लगा रही है, जिसकी वजह से दिन रात छोटे बड़े होते हैं और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जब आप इतनी बात मुझे बता देंगे तो मैं भी खुश, आप भी खुश, नंबर पूरा मिल जाएगा। क्यों? बात सही है ना? चलो इसे भी लाइक करो फटाफट। गो फास्ट, डू इट फास्ट एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। क्लास धमाकेदार होती है, आप पढ़ो, समझो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लो, मैं आपको बता दूंगी। पढ़ा मैं रही हूँ, बता मैं रही हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी के लिए? आप लोग अच्छे से पढ़े, बढ़िया से बढ़िया मेहनत करो, पढ़ो। मैं आप लोग के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही हूँ, बस जैसे ही देखते हैं टाइम के हिसाब से, लेकिन आज हल्का सा बता दें, मे भी कर पाऊँ, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम और नहीं आई, कोई रीज़न नहीं क्रिएट हुआ या कोई काम नहीं अचानक आया, तब फिर कुछ प्लानिंग है तो आप लोग को छोटा सा, ठीक है, बहुत कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा सा। चलो अब हो जाए, आगे चले, चलो आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्या है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करती है। पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करती है, अतः यह कभी सूर्य के निकट आ जाती है तो कभी सूर्य से दूर से। इसका जो रोटेशन का पाथ है ना वो फिक्स नहीं है, क्योंकि जैसे आप कभी किसी ब्रिज पे क्रॉस करो, ओवर ब्रिज पे जाओ, तो ज़रूरी नहीं कि जितनी चौड़ाई मतलब जितना वो स्पेस उस मिल जाए या एकदम सीधी, ये ज़रूरी नहीं कि सीधी ही जाए, घूम के जाती है ना, घूम जाती, कट का मतलब कर्व आएगा, दूसरी रोड पे जाना है, लिंक करना है, तो घूमती है कि नहीं घूमती है? तो वही है कि जो पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण कर रही है उसका पाथ इतना नहीं दीर्घ वृत्ताकार, मतलब थोड़ा दीर्घ, बड़ा और चौड़ा वृत्ताकार भी देखने को होता है, जिसकी वजह से कभी कभी ये लगता है कि सूर्य के एकदम निकट जाके वो चक्कर लगा रही है और कभी कभी ये लगता है कि सूर्य से काफ़ी दूर होकर चक्कर लगा रही है।
तो ये चीज़ देखने को मिलती है, एकदम सटा हुआ भी नहीं और एकदम दूर भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी अपने कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हुए, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करती है तो 4 जुलाई को सूर्य से दूर चली जाती है। 4 जुलाई, पूरे साल भर में 4 जुलाई को वो दिन होता है जिस दिन वो बहुत सूर्य से खूब दूर चली जाती है। तो पृथ्वी की जब ये स्थिति होती है कि वो सूर्य से दूर चली जाती है तो उसको अपसौर कहते हैं, एफिलियन कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं अपसौर। भूलना नहीं, लिखने को आएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपको परिभाषा भी आ जाती है या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि पृथ्वी अपने कक्षा से जो सूर्य की दूरी चली जाती है, परिक्रमा सूर्य से दूर परिक्रमा करते हुए, मतलब दूर चली जाती है, तो वो दिन क्या, वो घटना क्या कहलाती, तब अपसौर लिखना होगा, टिक करना होगा। तो दोनों तरीके से पूछेगा, इसीलिए लिया मैंने कि हर एक पॉइंट सेट आपको बताऊं। अब देखो, अपसौर की दशा में पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी होती है। इसके विपरीत 3 जनवरी को पृथ्वी अपने कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य के अत्यधिक नजदीक पहुंच जाती है और इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। वो अपसौर है, ये उपसौर है। ठीक है, इसमें आ है, इसमें छोटा ऊ है, मत भूलना। उसको एफिलियन कहते हैं और इसको पेरिहिलियन कहते हैं। देखो दोनों में फर्क है, जब दूर चली जाए तो उसको अपसौर कहते हैं और जब पास चली जाए उसको उपसौर कहते हैं। तो दोनों एक जैसा है, तिथि भूल सकते हो, नाम भूल सकते हो। तो ध्यान क्या रखना है कि एक 4 जुलाई को है और एक 3 जनवरी को है। 3 जनवरी को पास जाती है, उस घटना को हम उपसौर कहते हैं। 4 जुलाई को वो सूर्य से दूर जाती है, उसको अपसौर कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुविकल्पी भी बनेगा, लिखने को भी आएगा। तो कई तरह के आपको संबंधित प्रश्न बन जाएंगे, आपको करना होगा। आगे चलो, नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार जो कक्ष पे चक्कर लगा रही है वो 365 दिन 6 घंटे में पूरे एक परिक्रमा पूरी कर पाती है। एक जो चक्कर लग रहा है वो 365 दिन लगता है और 6 घंटे में पूरी होती है। साधारणता देखा गया है कि एक वर्ष में 365 दिन होता है। मेनली हम जानते हैं कि 365 दिन एक साल भर में होता है। चौथे वर्ष में वो हमेशा एक साल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लीप ईयर आता है। लीप ईयर कब आता है? हर 4 साल बाद आता है। 29 फरवरी सिर्फ 4 साल बाद आती है। तो ये 366 दिनों का वर्ष माना जाता है, ऐसे लीप ईयर कहते हैं, क्योंकि ये देखो 365 दिन है। अब मैं आपको जैसे बताऊँ, 4 साल बाद आ रहा है तो एक राउंड में 6, फिर एक राउंड में 6, फिर एक राउंड में 6। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको देखो जैसे ये 365 हो रहा है, अभी ये शायद पिछले 19 में शायद था ना, इस बार भी नहीं है। अब आपको देखो, हर 4 साल बाद जब आएगा तो इसका मतलब 3 साल की गिनती में ये 6 घंटे ज़्यादा हो जाएगा। एक बार फिर 6 घंटा ज़्यादा हुआ, एक बार फिर तो 6 का 6 में 12, 6 तक 18 और 6 चौक 24। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 4 साल का गैप होता है लीप ईयर में। तो ये जो 6 घंटे ज़्यादा हो जाते हैं, इसी वजह से इसको मिला के जब एक दिन में 24 घंटा होता है, तो जब ये 6 घंटे ज़्यादा हो रहे हैं, जब इनको जोड़ोगे तो वो एक दिन के बराबर नहीं हो जाएगा। इसीलिए हर 4 साल पे जो है ये लीप ईयर मनाया जाता है। जो लोगों को नहीं पता है वो आज यहाँ पर सुन लें कि लीप ईयर जो आता है, हर 29 फरवरी जो आती है हर 4 साल बाद, वो क्यों आती है। उसका एक ही रीज़न है कि जब पृथ्वी सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है तो 365 घंटे 6 दिन में, 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। तो ये 6 घंटा हर बार जो है 4 बार, अगर 6 घंटे के चक्कर में ज़्यादा हो रहा है, ये 4 बार, क्योंकि 4 साल बाद आएगा तो 6 घंटा 6 घंटा फिर 6 घंटा फिर 6, तो 6 का 6 24, तो 24 हो गया। तो 24 घंटे ज़्यादा होगा तो ये कहाँ जाएंगे, तो इसीलिए ये 366 साल हो जाता है और हर 4 साल पर ये होता है। आज बहुत अच्छी बात मैंने बताई, जिन्हें नहीं पता है वो ज़रूर देख लें। आगे आओ, पृथ्वी अपने अक्ष पर 50 डिग्री झुकी होने के कारण, ठीक है, 50 डिग्री होने का पृथ्वी अपनी जगह पर सूर्य के प्रकाश एक समान, पृथ्वी जो अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश उसमें चारों तरफ से एक जगह एक समान नहीं पहुंचता है। इसीलिए दिन और रात में समानता नहीं होती है। विषुवत रेखा पर सदैव 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है, क्योंकि प्रकाश वृत्त विषुवत रेखा को 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। क्योंकि इसी वजह से जब एक बार लाइट पड़ेगी नॉर्थन हेमिस्फीयर पे, एक बार साउथन हेमिस्फीयर पे, तो दिन और रात वहाँ पे अपोजिट हो जाता है। आगे चलो, विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण में जाने पर दिन और रात की लंबाई में अंतर बढ़ जाता है। जब विषुवत रेखा ऊपर नीचे जाएगी तो दिन और रात की लंबाई बढ़ना शुरू हो जाती है। यहाँ दिन बड़ा और रातें छोटी होती हैं, अथवा रातें बड़ी होंगी दिन छोटा होगा, अपोजिट चीज़ें होंगी, सेम चीज़ कभी नहीं होगी।
21 मार्च से लेके 23 सितंबर तक, ध्यान से सुनो, 21 मार्च से लेके 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में बड़े दिन और रात छोटी होती है, और इसकी विपरीत दक्षिण गोलार्ध में दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है। यानी कि अभी जो 21 मार्च हमारे यहाँ आएगा, तब से लेके 23 सितंबर तक नॉर्थन हेमिस्फीयर में, जहाँ पर मैं और आप रहते हैं, यहाँ पर दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। उसके बाद 23 सितंबर से लेके 21 मार्च तक दक्षिण गोलार्ध में जो है दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं, जबकि हमारे यहाँ क्या होता है कि दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी। जैसे अभी हम लोग के यहाँ दिन छोटा हो रहा है, रात बड़ी हो रही है, तो उसी तरीके से ये चीज़ होती है। अब एक बात क्या ध्यान रखनी है कि आज मैं इतनी सारी बात बता रही चल रही हूँ, तो एक साथ तो नहीं आने वाली आपको, तो आप 2 बार देख लीजिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको सब हाईलाइट करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती, साल भर इक्वेटर पर एकदम सीधी पड़ती है, जहां पर दिन और रात के कारण वर्ष भर लंबाई वर्ष भर समान रहती है। 21 मार्च से 23 मार्च में, एक सेकेंड, 21 मार्च से 23 मार्च में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती, एकदम सीधी पड़ती हैं विषुवत रेखा पर इक्वेटर पर, जहां पर 21 मार्च से 23 मार्च को विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है, तो पूरे विश्व में दिन और रात जो है वो समान होते हैं तब से लेके तब तक। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जो कि मैंने उस दिन ही बताया था। वो तारीख क्या, ये तारीख मत भूलना, क्योंकि तारीख पे ही प्रश्न बनेगा। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसी के कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। दिन बड़ा लंबा होता है और रात जो होती है वो सबसे छोटी उस दिन होती है, 21 जून को। आगे देख लो, 22 सितंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, और इस स्थिति को मकर संक्रांति और शीत यतना, मकर संक्रांति नहीं कहेंगे, शीत यतायन या अयनात कहेंगे। और इस समय दक्षिण गोलार्ध में दिन की अवधि जो है वो बड़ी और रातें छोटी हुई। अब क्या करते हो, अब देखो, तो अब दिन थोड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके बड़ा हो रहा है, और रात जो है छोटी होने लगी है। तो ये सारे जो चक्कर हैं, ये सूर्य के कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर लंबवत पड़ने के कारण देखने को मिलते हैं। तो आपको पता है कि ये सारी चीज़ें कोई जादू नहीं है, ये पहले से फिक्स है और हमेशा से होता आया है, हमेशा से हमारे साथ होता है, और हम इस पर गौर नहीं करते हैं। आज मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, जो अब की बार 21 जून 23 सितंबर आएगा, तो जो ये सारी बातें को नहीं जानता है, नहीं पढ़ा है, तो वो अब की बार ध्यान से मैं याद दिला दूंगी, कोशिश करूंगी। तो आप उस दिन देखना कि आपको ये चीज़ वाकई में देखने को मिलेगी, तो आपको कभी भुलाएगी नहीं और आप हमेशा याद रखोगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। मैंने पूरा पढ़ाया, ये चैप्टर मैंने कर दिया ऊपर। अब इसके बाद का जो ज्योग्राफी का चैप्टर है वो भी बहुत अच्छा है, जिसमें महासागर और क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, वो मैं आपको पूरा बताऊंगी, फुल डिटेल में शेयर करूंगी। फिर हम धीरे धीरे करके ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। डेली आइए, क्लास टाइम पर अटेंड करने का प्रयास करिए, हर चीज़ को समझिए, पढ़िए, कोई दिक्कत होती है पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।